नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, निबंध लेखन का हमारा क्रम लगातार चल रहा था और आज हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम या साइबर अपराध और इससे सोशल मीडिया का क्या संबंध है। सोशल मीडिया ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, इससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो ये पूरा हमारे निबंध का शीर्षक है। इसको दो तरह से पूछा जा सकता है या और भी पूछने के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम से जुड़े हुए अगर मामले का शीर्षक आपको कहीं मिलता है तो उसमें आप इन विचारों को डाल सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रारूप बनाना ये पहला उद्देश्य है, तो पहले बना लीजिएगा। और प्रारूप में लिखना कैसे है, तो जिन चीज़ों को आप निबंध में शामिल करना चाहते हैं उनकी हेडिंग को इसमें लिख लीजिए और उन हेडिंगों के अंतर्गत जितनी भी बातें आपको कहनी है उन्हें पैराग्राफों में बदलकर अपने निबंध में डाल दीजिए। निबंध में हेडिंग नहीं डाली जाती। निबंध जो है अगर आप हेडिंग डाल देंगे तो वो देखने में बचकाना लगेगा, कहीं बहुत आवश्यक है तो वहाँ डाल दीजिए, लेकिन प्रायः नहीं डालना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रारूप कैसे बनाएं। पहले तो आपको शीर्षक को भली भांति समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब किन किन क्षेत्रों को आपसे कवर करने के लिए बोल रहा है। तो पृष्ठभूमि आपको देनी होगी, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड आप चाहें तो किसी बीती हुई घटना का दे सकते हैं या कोई विगत नियम कायदा आया है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पाबंदी लगी है साइबर क्राइम के आरोप के चलते, ये सब चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद साइबर अपराध का अर्थ क्या होता है। जिस शीर्षक को आपने चुना है उसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है। इसके बाद साइबर अपराध की श्रेणियां और वर्गीकरण, इसके भी बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं, तो उन वेराइटीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस तरह से ये अपराध हो सकता है। सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। सोशल मीडिया शब्द को यहाँ चूंकि इंक्लूड किया गया है, अगर नहीं भी किया जाएगा तो भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम और सोशल मीडिया ये चोली दामन का साथ है। इसके बाद निवारण के सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं, सरकार की ओर से कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं वो आपको देखना है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ये क्या चीज़ है, मतलब भारत का ये जो केंद्र है ये किस चीज़ का काम करता है या कौन सी चीज़ को कंट्रोल करने की यहाँ बात की जाती है। बुडापेस्ट कन्वेंशन में क्या हुआ था ये भी आपको डालना होगा, या इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है या संस्थाएं डेवलप हुई हैं या कोई कन्वेंशन हुआ है वो सब आपको इसमें लिखना है इससे संबंधित। और अगर करंट मुद्दा हो, नवीनतम हो तो और अच्छा है। इसके बाद व्यक्तिगत सुझाव के साथ आपको उपसंहार करना है। अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो आपको अंत में लिखना होगा और हर उपसंहार में यही करना चाहिए। आमतौर पर जितने भी शीर्षक होते हैं उनमें आप अपने निजी विचारों को अंत में अगर डालते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये पूरा ढांचा है और इस आधार पे आप निबंध को आकार दे सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं या इससे इतर भी बना सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो शीर्षक है उसके साथ आप न्याय कर रहे हैं या नहीं, इसको जरा सा देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें यह कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन का जो समय था या शुरू हुआ है, अभी तो था की बात इसमें है ही नहीं है, सब कुछ यहाँ वर्तमान में चल रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन के अनेकों वरदान आधुनिक पीढ़ी को प्राप्त हुए। इसके फायदे हैं, डिजिटल इंडिया का जो नारा लग रहा है और हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, और इसमें नुकसान कम है और फायदे ज़्यादा हैं, लेकिन जो नुकसान है उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता फिलहाल। तो आधुनिक पीढ़ी को ये प्राप्त है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया की सुविधाएं जितनी सहज हैं उतने ही सहज यहाँ पे खतरे की संभावनाएं भी हैं। हम लोग सुविधा का लाभ ले लेते हैं और खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन खतरा पीछा नहीं छोड़ता, वो कभी न कभी सामने आ जाता है अगर हमने सावधानी नहीं बरती है। तो यह खतरा साइबर अपराधों के रूप में हमारे सामने आता है। घर बैठे व्यक्ति संसार के प्रत्येक कोने की सूचनाएं सरलता से प्राप्त कर सकता है। आजकल सूचना जुटाना कोई यहाँ पे कठिन काम नहीं रह गया है। पहले की तरह आपको पुस्तकालय जाकर किताबों में खोजना नहीं है, पैराग्राफ के पैराग्राफ नहीं पीने हैं। घर बैठकर आपको सिर्फ गूगल पर सर्च करना है और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ अगर आप चाहें तो जो फेसबुक और व्हाट्सएप और डाटा शेयर करने वाला मुद्दा था, मतलब व्हाट्सएप पे जितनी भी आपकी जानकारियाँ हैं उसका पूरा नक्शा गूगल पे मौजूद था, गूगल वहाँ पे लीक कर रहा था उन जानकारियों को, तो उसे आप इसमें डाल सकते हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं। या जो आजकल ट्विटर के खिलाफ भारतीय मुहिम चल रही है उसको भी आप डाल सकते हैं। उसमें भी आप जो उसके पहलू हैं, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके निबंध को बेहतर बना सकती हैं। फिलहाल इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे इंटरनेट के जरिए जितनी भी सूचनाएं हैं उनको आदमी एक कमरे में बैठकर, एक स्थान पर बैठकर प्राप्त कर सकता है और पूरी दुनिया भर की सूचनाएं उसके पास पहुँच जाएंगी। और यह आप लिख सकते हैं कि यह अब अपनी पहुँच आम आदमी तक भी बना चुका है। सोचने की देर होती है और इच्छित वस्तु हम इंटरनेट पर खोज लेते हैं या इंटरनेट हमें खोज कर पकड़ा देता है। और आजकल तो अंगुली से टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बोल दीजिए गूगल को, वो बता देगा। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, इसके अलावा डेटा ट्रांसफ़र, स्टडी, जॉब, सब कुछ संभव है। आजकल कुछ भी तो ऐसी चीज़ है नहीं कि जो कि ऑनलाइन नहीं की जा सकती, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। और यह फ़ायदे हमें अधिकाधिक इंटरनेट से जुड़ने को प्रेरित करते हैं। जब इतना फ़ायदा मिलेगा तो मनुष्य उसी ओर जाता है जहाँ उसे लाभ होता है, कम मेहनत करनी पड़े और मिले ज़्यादा। तो इसीलिए लोग आसक्त हो रहे हैं। किताबों में पन्ने पलट के जानकारियाँ इकट्ठी करने में मेहनत लगेगी और गूगल पे आप सर्च कर लेंगे तो तत्काल ही वो जानकारी 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं बल्कि कुछ सेकंडों के अंदर हाजिर हो जाएगी।
अगर आपका डाटा बढ़िया चल रहा है, मतलब इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो अब 2G वाला कनेक्शन है तो उसकी बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो इंटरनेट से जुड़ने का यही कारण है। आज बच्चा बच्चा जो है वो मोबाइल का आसक्त क्यों बना हुआ है? क्योंकि सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। कोविड के दौर में यह डिजिटल दुनिया और ज़्यादा एक्टिवेट हो गई, क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए, बाहर निकलने की मनाही थी और काम करना ही था। मतलब एकदम से आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। आपके जितने भी काम धंधे हैं उन्हें कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि आप एकदम से काम ना करें। तो वो सब चीज़ें क्रियान्वित कैसे हो रही थी? वो सब डिजिटल तरीके से हो रही थी, तो इसलिए इसकी लोकप्रियता इस समय और ज़्यादा बढ़ गई। अब इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में इसमें कहा गया है। ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत जो है वो सिर्फ आडंबर का जरिया यहाँ पे बन गई है, ऐसा लिखा गया है। मतलब ये कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि आडंबर का जरिया बन गई। ज़रूरत तो थी ही इसकी, क्योंकि जब कोविड काल आया यानी लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा को हुआ, पढ़ाई को हुआ। स्कूल तत्काल ही तालाबंदी के शिकार हो गए और अब तक ठीक से नहीं खुल पाए। खुल तो गए ही हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं उनमें बच्चे स्कूल में आना पसंद नहीं कर रहे, तादाद उनकी कम हो गई। तो शिक्षा वाला क्षेत्र अभी तक प्रभावित है। तो इसीलिए एक रास्ता निकल गया था कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन है, टीचर तुम्हें आमने सामने पढ़ाएगा, अपना होमवर्क करो, अपने टीचर से अपने डाउट क्लियर करो, ये सब चीज़ें थी। तो ऐसा सिस्टम चला भी और ये आडंबर का भी जरिया बन गया। मतलब देखा देखी की दिखावा पसंदी है तो हम खूब अच्छा बढ़ा चढ़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दें और उसमें खूब आडंबर के साथ अपनी शिक्षा को दें। जो काम सादे तरीके से हो सकता था उसको और तड़क भड़क के साथ यहाँ पे पेश किया गया। ये चीज़ें और बहुत से स्थानों से ये शिकायतें आई कि छात्रों तक पूर्ण सामग्री पहुँच रही है। यह क्या है? ये शिक्षा है। अगर ये शिक्षा है तो ऐसी शिक्षा फिर खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा ये गर्त में ही जाने लायक है, ठीक है। तो निश्चय ही साइबर क्राइम का ये चेहरा भारतीय समाज में भयावह है। यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा टूटा हुआ वाक्य है, तो इसको पूरा देख लीजिए। यहाँ से कहा गया है कि बहुत से स्थानों से ऐसी शिकायतें आई कि छात्रों तक पूर्ण सामग्री पहुँच रही है और क्या ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या ठीक है? ऐसा आप लिख सकते हैं। और निश्चय ही एक साइबर क्राइम का चेहरा है। देखिए, छात्र जो होते हैं वो खुद पोर्न नहीं देखते हैं, लेकिन उन्हें जब प्रेरित किया जाता है तो उनकी जो मानसिकता है वो उधर मुड़ने लगती है। मतलब वो उसे रुचिकर समझने लगते हैं और देखते हैं मानसिक संतुष्टि के लिए, और धीरे धीरे उसके ऐसे नशेड़ी बन जाते हैं कि फिर उनसे छुड़ाए नहीं छूटता है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि भारत में लोग सोशल मीडिया को बहुत सहज भाव से अपना लेते हैं। सोशल मीडिया मतलब इसको आए बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ये भारत के घर घर में घुसपैठ बना चुका है। चाय नाश्ता, व्हाट्सएप और त्यौहार जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मनाए जाते हैं। चाय नाश्ता आप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पर उसका स्टेटस डाल दिए, या ऑनलाइन जो वीडियो कॉलिंग होती है उसके जरिए अपने जितने भी रिलेटिव हैं या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना पूरा शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। त्यौहार इंस्टाग्राम पे आप पूरा उसकी पिक शेयर कर रहे हैं या वीडियोस डाल रहे हैं, फेसबुक पे बना रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाल ही में प्रतिबंधित टिकटॉक के बारे में अगर कहा जाए, मतलब ये तो आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी हैं सबका उल्लेख कर सकते हैं, ट्विटर को डाल सकते हैं या जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म। टिकटॉक को प्रतिबंधित किया गया और इसके जरिए गली कूचों में दबी प्रतिभाओं को अनावृत होने के दावे किए जाते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि इसमें शॉर्ट टर्म का जो वीडियो होता है उसको डालकर बहुत सारी जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं वो अपने टैलेंट को उभार रही। मतलब जो जिन्हें कोई नहीं जानता था वो अपने अनाप शनाप हरकतें करके यहाँ वीडियो बनाकर और उस पर जो टिकटॉक वाला प्लेटफॉर्म था उस पर अपने व्यू बटोर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहाँ नकारात्मक चीज़ें थी, कुछ लोग अच्छा भी डालते थे, लेकिन जो बुराई थी उसकी तादाद ज़्यादा थी। इसके बाद देखिए सच्चाई क्या थी। सच्चाई जो थी वो हम सभी जानते हैं। मतलब इसका जो सकारात्मक पक्ष था वो बहुत थोड़ा था और नकारात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा था, और इससे सभी वाकिफ हैं। अर्थात लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं है। सब कुछ वहाँ पे ओपन है। भारतीय समाज में सब कुछ खुला हुआ है। सोशल मीडिया पे भी एकदम दिल खोल कर वो अपना काम करते हैं, और इतना खुला दिल अगर रखेंगे तो उस दिल में जो अटैक लाने वाले विषाणु हैं वो घुस जाएंगे, और ये जो विषाणु है ये साइबर क्राइम वाले हैं। मतलब साइबर क्राइम करने वाले जो हैकर हैं या इस तरह के अपराधी हैं वो यहाँ लाभ लेते हैं। तो यही कहा गया है। अधिकतर जो सोशल साइट हैं उनके सर्वर विदेशी हैं। जो सोशल मीडिया की साइट्स हम यूज़ करते हैं इतना खुश होकर अपने भारतीय लहजे में, तो उनके जो सर्वर हैं वो कैसे हैं? हमारे देश के नहीं हैं, वो विदेशी हैं। और यह भी एक कारण है कि आपराधिक मामलों की तह तक पहुंचना कठिन हो गया। अगर भारत सरकार चाहे भी या हमारे देश की टेक्नोलॉजी चाहे भी तो इनके विदेशी स्रोतों तक अपनी पहुंच बनाने में उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये चीज़ है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि साइबर जो क्राइम हो रहा है या साइबर अपराध हो रहे हैं उसके कौन कौन से रूप हैं। पीछे आपने प्रारूप बनाया था ना, यहाँ पे आपने प्रारूप में लिखा था कि साइबर क्राइम के कौन कौन से वर्गीकरण है, श्रेणियाँ हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या श्रेणियाँ हो सकती हैं। यहाँ कुछ वर्षों तक या कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात कर लें तो डिजिटल जागरूकता का अभाव था। भारत में इतना पुराना समय नहीं है कि इंटरनेट प्रचलन में आया है। इंटरनेट खुद ही बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, लेकिन इतने कम समय में ये बहुत आश्चर्यजनक तेजी से फैल गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि डिजिटल जागरूकता का अभाव था, लेकिन अब धीरे धीरे सचेत होने का क्रम आरंभ हुआ है। और एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोगकर्ता व्यक्ति की गोपनीय जानकारी आदि हैक करके ऑनलाइन खरीद या बेच सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं वो बड़े ही शातिर दिमाग के होते हैं, वो बड़े ही पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं। मतलब उनके अंदर टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज होता है और उसका वो दुरुपयोग करते हैं।
वो हैकिंग का काम करते हैं और आपका डेटा चुरा लेंगे और उसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करेंगे, या ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि साइबर क्राइम में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो जबरन ऑनलाइन वसूली, मतलब आपके जितने खाते की डिटेल है, आपके पैन की डिटेल है, आपके आधार की डिटेल है, वो सब आपसे ले लिया और उसके बाद आपके खाते से मार लिया। या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं ऑनलाइन वसूली का, कुछ धमकाने का तरीका हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है, आपकी पहचान का यूज़ करके कोई दूसरा जो है उस पहचान को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और उससे गलत काम करता है और नाम आपका लगेगा, ये हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी जो है, इसके आए दिन समाचार छपते हैं अखबारों में, आपने देखे होंगे। स्टॉकिंग, वायरस फैलाना, वायरस भेजना, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिनको कि आप साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर चुराना भी एक साइबर अपराध ही है। आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया या आपका कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर है, उसको किसी ने हैक कर लिया और उसे अपने नाम से अपना लेबल लगाकर मार्केट में प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, अपराध को यहाँ पे मोटे तौर पे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी जो साइबर क्राइम है उसको 2 कैटेगरी में बांटकर दिखाया गया है ताकि समझने में आसानी हो। तो वे अपराध जिन्हें कि कंप्यूटर पर सीधे हमले करने के लिए जाना जाता है, मतलब सीधा आपका जो सिस्टम है, आपकी जो डिजिटल डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे आपका स्मार्टफोन हो, उस पर सीधे अटैक कर दिया जाता है। जैसे हैकिंग कर ली जाती है, पूरा डाटा ही हैक कर लिया या कुछ भी, और वायरस भेज दिया, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है। या फिर ऐसे अपराध जो कि कंप्यूटर को हथियार के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि साइबर आतंकवाद, IPR उल्लंघन, पोर्नोग्राफी, इस तरह की तमाम चीज़ें, मतलब यहाँ पे एज ए वेपन उसे यूज़ किया जाता है। और इसके बाद ये लिखा गया है कि यह अपराध किसी के साथ व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं, संपत्ति, बैंक खाते, दस्तावेजों के साथ संभव है, कुछ भी हो सकता है भाई। और कभी कभी सरकारी वेबसाइटें और जो सेना की सुरक्षित ऑनलाइन तंत्र वाली वेबसाइटें होती हैं, वो भी इसका शिकार बन जाती हैं। ऐसा आप देखें, बहुत समय पहले की बात है, मतलब ऐसा नहीं कि 100 साल पीछे की बात है, लेकिन कुछ साल इसको बीत गए होंगे। UPSC की साइट को हैक कर लिया गया था और ऊपर एक अपना टैग किसी ने चिपका दिया था, या आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर होती रहती हैं और इसका मतलब ये है कि सरकार भी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। ये जो विदेशी या इस तरह के शातिर हैकर हैं, इनका सामना करने के लिए और ज़्यादा सुदृढ़ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में उलझी हुई जो आबादी है, वो अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं है। वो मानसिक तृप्ति के लिए अपना सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं और बिना सोचे समझे व्यक्तिगत जानकारियां साझा कर देते हैं। हैकर्स इनका दुरुपयोग करते हैं, इनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ऑनलाइन ठगी भी एक गंभीर खतरा है। आपको ब्लैकमेल करेंगे या बुद्धू बनाकर ठग लेंगे, ऐसा होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तार कभी कभी टेररिस्ट फंडिंग तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए इसे, इतना खतरनाक चीज़। अगर आप किसी आतंकवादी को पालन पोषण नहीं देना चाहते हैं या उसे एक पैसे का हकदार नहीं बनाना चाहते हैं, तो भी आपके अनजाने में आपका पैसा उस तक पहुंच जाएगा, ये होता है। और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो टेररिस्ट फंडिंग एक डरावनी चीज़ है, मतलब जो आतंक फैला रहा है उसी को आप खिला रहे हैं, तो ये अपने आप में खतरनाक है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम के जरिए अपराधी बनने के लिए बच्चों को उकसाया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अपराधी बनने के लिए या आत्मघाती बनने के लिए भी यहाँ उकसाने की बात चलती है। अपराधी बनने से ज़्यादा आत्मघाती वाला यहाँ पे ज़्यादा उल्लेख सही रहेगा, क्योंकि ब्लू व्हेल नाम का जो वीडियो गेम था उसका काफ़ी प्रकोप चला था। इसमें बच्चों को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर दिया जाता था कि अंततः वो आत्महत्या करते थे और उसके बताए तरीके से करते थे। ये सब चीज़ें आत्महत्या के लिए उकसाने और डरा धमकाकर मजबूर करने वाला ये जो खेल था, ये एक सनकी दिमाग की उपज था। जो इसको फैलाने वाला व्यक्ति था वो एक खुद दिमाग से आधा था और उसी की उपज थी। उसका ये मानना था कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस अपने इस गेम के जरिए वो आबादी को कम करना चाहता था। उसे जो तर्क मिला था वो यही था। तो ये वाली कंडीशन है और बड़ी संख्या में भारत और विश्व स्तर पर बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हुए थे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ कानूनों की। तो कानून की अगर बात की जाए तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट जो है ये 2000 का है, सन 2000 का। इसके तहत अपराधों से निपटने हेतु एक प्रारूप तैयार किया गया और IPC की जो धारा है उसमें भी अच्छे खासे प्रावधान है। ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रावधान। साइबर सुरक्षा नीति 2013 की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन किया था। इस तरह की जो डाटा वाली चीजें हैं ना उन्हें डालिएगा, इससे आपकी लेखनी और ज्यादा विश्वसनीय बनती। जिन्हें जुर्म, यहाँ अगर आप जुर्म करते हैं साइबर से जुड़ा हुआ, तो उसकी सजा के तौर पे 2 वर्ष से उम्र कैद तक के प्रावधान है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका अपराध कैसा है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ देखिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये है CERT 10। तो इसको अगर देखा जाए तो इसकी दिशा में एक पहल है, मतलब ये एक अपना अलग से काम कर रहा है। और जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यहाँ आप देख रहे हैं साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन हुआ और इसके क्रम में चीनी सॉफ्टवेयर को बैन करने की जो प्रक्रिया है उसको देखा गया। ये जनवरी 2020 की बात है और साइबर क्राइम रोकने की दिशा में यह एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में आपने पीछे जो प्रारूप है उसमें शामिल किया था, तो यह क्राइम पर ही एक समझौता है, जो साइबर क्राइम है उसी पर किया गया एक समझौता है और यह अपने तरह की पहली संधि है। इस प्रकार का कन्वेंशन ही अपने आप में पहला है।
जिसमें कि सभी हस्ताक्षरकर्ता जो राष्ट्र हैं वो मिलजुल कर अपराधों में बराबर रूप से दमन करने की दिशा में काम करेंगे। मतलब एक साथ मिलकर काम करेंगे कि साइबर क्राइम की जो झंझट है इसको दूर किया जा सके। हालांकि डाटा में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की समस्या के चलते भारत ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। मतलब यहाँ दिक्कत यह है कि अपना डाटा आपको जो सार्वजनिक यहाँ प्लेटफॉर्म है यानी जो कन्वेंशन है इसके दायरे में लाना होगा, और इसी के लिए भारत सरकार राजी नहीं है, तो इसमें वो शामिल नहीं हुए। भारत सरकार इसका हिस्सा नहीं है, यह आपको बताना होगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है अभी तक का, और डिजिटल इंडिया का ध्येय वाक्य अपनाने के बाद सुरक्षा का उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नवीनतम हमारी सरकार है एनडीए गवर्नमेंट, उसका ये मानना है कि डिजिटलाइजेशन बहुत वरदान है और डिजिटल इंडिया होना चाहिए, मतलब सब कुछ यहाँ पे कैशलेस और पेपरलेस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, मतलब नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपनाना ये कभी भी सकारात्मक ही दिखाई देता है, लेकिन सावधानी के साथ। जो सुरक्षा है वो सावधानी के अंदर ही निहित है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में भय मुक्त भागीदारी के लिए अनिवार्य है। अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के डर से ऑनलाइन पेमेंट करने में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में या सब कुछ अपना डिजिटल करने में हिचकिचाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? असुरक्षा की भावना। तो जब पर्याप्त मात्रा में कायदे कानून होंगे, सावधानियां होंगी और अपराधों में कमी आएंगी, तो इनके अंदर से भी जो असुरक्षा का भाव है वो दूर होगा और वो भी इस धारा में शामिल हो जाएंगे। तो ये कुछ आप लिख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं, और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लिखने के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री है। तो ये आपका आज का निबंध था और इसका नाम था साइबर क्राइम। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।